नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एक और नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। कैपेसिटेंस का दो क्वेश्चन हम बोर्ड पर रखे हैं। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में हमारा न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये हमारा सीरीज ग्रुपिंग आ जाएगा, फिर सीरीज के साथ पैरेलल, पैरेलल के साथ सीरीज, सीरीज के साथ फिर पैरेलल। तो इसको बनाते हैं, 2 स्टेप आगे बढ़ाते हैं, 2 स्टेप के बाद खुद से बनाना होगा। तो ये हमारा इसको बनाएंगे सीरीज के साथ। तो सीरीज में हो जाएगा 1/c = 1/3 + 1/3 + 1 कितना 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/3, यानी कि वैल्यू कितना आएगा 1/c का। तो c = कितना 1। अब ये सीरीज हो जाएगा। अब ये सीरीज के साथ इसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, फिगर फिर से ड्रॉ करना होगा। तो सीरीज के साथ अब ड्रॉ करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। जो पहले से था वो ब्लैक लाइन पेन से आएगा, और जो बाद का कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट निकाला है उसको हमने ब्लू पेन से लिखने का प्रयास करेंगे। देखेंगे ये तीनों को मिला करके हमारा एक और कैपेसिटेंस आया है जिसका वैल्यू है c, और ये हमारा 2c 3c आ जाएगा, और ये 3c और ये 3c और ये 3c और ये कितना 3c। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये अब दोनों पैरेलल आ जाएगा। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फार्मूला Cp लगा देंगे। पैरेलल का Cp का फार्मूला 2 + कितना c, 2c + c = कितना 3c। अब ये सीरीज आ जाएगा। इस पर देखेंगे, यहाँ पर इसी फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो फिगर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास ऐसा दिख रहा है कि ये दो पहले से लगा हुआ था, ब्लू कलर वाला देखेंगे ध्यान से, ये ब्लू कलर वाला पहले से लगा हुआ है, और यहाँ पे 3c और यहाँ पर भी कितना 3c। अब ये ब्लैक पेन से जो लिख रहे हैं, ये दोनों मिला करके कितना आया है 3c के बारे में। कितना आया है 3c, और ये 3c और ये 3c, 2c 3c और ये कितना 3c। अब यहाँ से देखेंगे क्या इसी फॉर्मेट पर यहाँ पर था, इसी फॉर्मेट पर तो यहाँ था। तो इससे अब आगे क्या करना है कि इससे आगे आपको बनाना है, और इसका जो आंसर आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, वो वैल्यू कितना आएगा c आएगा। इसको a और b के क्रॉस जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा c। कैसे आएगा, ये पूरा मिला करके फिर से 3 आएगा, 3 यानी कि c आ जाएगा, और c आ जाएगा यानी कि c, सॉरी यहाँ पर हम लोग 3c के रूप में लिख रहे थे, तो ये हमारे पास कितना था c के रूप में। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो किसके रूप में आएगा c के रूप में। तो इसको आप खुद से आगे फॉरवर्ड कर लेंगे एक स्टेप। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने के बाद इसको अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में अगर चलते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, फिगर में सेम टू सेम दिख रहा है, बट इसको क्लोज बना दिया गया है। इसको क्या बना दिया गया है, क्लोज। तो क्लोज के रूप में हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे ये तीनों हमारा पास किस ग्रुप में आ जाएगा, सीरीज में। तीनों किस ग्रुपिंग में आएगा, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला 1/15 + 1/15 + 1 कितना 15, यानी कि हो जाएगा 3/15। अब इसको काट करेंगे 5 टाइम्स, तो 1/c, तो c = वैल्यू कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तो 5 माइक्रोफैराड ये तीनों मिलाकर के इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, तीनों मिलाकर के इसके साथ अब पैरेलल में आएगा। तो यहाँ से यहाँ पर अब लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास तीनों मिलाकर के इसके साथ पैरेलल में आ गया। किसमें आ गया, पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में आने के बाद हमारे पास ये x वाला पॉइंट, ये y है 15 माइक्रोफैराड है, और ये 15 माइक्रोफैराड है, और ये हमारे पास 5 माइक्रोफैराड है। ये पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए फार्मूला Cp का फार्मूला 15 + 5 = कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड है। अब ये 20 माइक्रोफैराड के साथ x वाला पॉइंट ऐसे था 15, और ये वाला जो पार्ट आया वो कितना के बराबर आया भाई 20 माइक्रोफैराड के बारे में, और ये 15 माइक्रोफैराड है। तो ये x वाला पॉइंट और ये कितना y का पॉइंट। अब ये पैरेलल है, तो पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे। तो Cp = हो जाएगा 15 + 20 = 35 माइक्रोफैराड आंसर। कितना आएगा 35 माइक्रोफैराड आंसर। तो इसको आप बना लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था। अब हम लोग नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि आगे के क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ शॉर्ट टर्म हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि अगर मान लिया जाए कि n कैपेसिटेंस को, कितने कैपेसिटर को, n कैपेसिटर को, और सबका कैपेसिटर मान लिया जाए यहाँ पे 4 कैपेसिटर है। कितना कैपेसिटर है 4, और ये सारा किसमें है सीरीज ग्रुपिंग में। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, यानी कि समतुल्य संधारित्र की धारिता कितनी होगी, समतुल्य संधारित्र की धारिता। तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज है, तो 1/c + 1/c +
1/c प्लस 1 बाई कितना करना होगा c, यानी कि 4 बाई कितना c, तो 1/c इक्विवेलेंट का वैल्यू आया तो c इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा c बाई कितना 4। तो ये 1/c का वैल्यू जो c इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 4 के बराबर आएगा। तो ये हम लोग को अगर यहाँ पे कितना था 1 2 3 4 तो 4 से डिवाइड हुआ। मान लिया जाए कि इसमें एक और कैपेसिटर रहता तो अब कितना होता, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाता 5/c यानी कि c बाई कितना 5। तो ये हमारे पास वैल्यू मिल रहा है, एक रफ आइडिया। अगर मान लिया जाए कि इसमें 10 लगा देता तो 10 से डिवाइड होता, 20 लगाता तो कितना से डिवाइड होता 20 से होता। तो हमारे पास एक टॉपिक बनता है, एक पॉइंट बनता है कि अगर n कैपेसिटेंस को, कितने कैपेसिटेंस को, n कैपेसिटेंस को सीरीज ग्रुपिंग में लगा दिया जाए और सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम रखा जाए। मान लिया जाए क्वेश्चन होगा कि व्हेन n identical are connect in series grouping, then calculate the equivalent capacitance, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आंसर याद रखेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा C बाई n। अब C का वैल्यू 10 देगा तो 10 होगा, 20 देगा तो कितना होगा 20 होगा। तो n आइडेंटिकल कैपेसिटेंस सीरीज ग्रुपिंग में था तो n से डिवाइड हुआ। तो ये हमारा पॉइंट नोट कर लेंगे एक फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है क्या, अगर मान लिया जाए इसी टाइप से कैपेसिटर बहुत सारा हमारे पास है, 3 कैपेसिटर को हमने अब पैरेलल ग्रुपिंग में लगा दिया। किस ग्रुपिंग में लगा दिया भाई, पैरेलल। सबका वैल्यू कितना रखा C, हमने भी रखा C, और C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा C प्लस कितना C यानी कि 3C। तो इसका वैल्यू 3 लगाया तो 3 आया। अब इसमें एक और लगा देंगे तो यहाँ पर एक और लगाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना के बराबर होगा 4C के बराबर। यानी जितना ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कैपेसिटर इसमें बढ़ा रहे तो उसका वैल्यू नंबर ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि इसी क्वेश्चन में हम लोग सीरीज के जगह पर हम लोग क्वेश्चन क्या बना दे, पैरेलल। सीरीज के जगह पर क्या बना दे, पैरेलल ग्रुपिंग। तो हमारा C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा भाई, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा NC के बराबर। 4 था तो 4, 3 था तो 3, तो N कैपेसिटेंस है तो N का वैल्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन है क्या, इसको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि व्हेन आइडेंटिकल कैपेसिटर, व्हेन n आइडेंटिकल, अब नहीं होगा, व्हेन 10 आइडेंटिकल कैपेसिटर, when 10 identical capacitor are connect in parallel grouping, then calculate the equivalent capacitance when each of capacitance are 2 microfarad। क्वेश्चन समझिए, हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जब 10 एक समान संधारित्र को, 10 कितने को, 10 एक समान संधारित्र को किस ग्रुप में लगाया गया है, पैरेलल ग्रुप में लगाया गया है, तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। यदि F लगा देंगे यहां पर, F ईच ऑफ कैपेसिटेंस यानी कि सबका धारिता कितना के बराबर है, 2 माइक्रोफैराड है। तो आंसर लिखेंगे C इक्विवेलेंट सीरीज ग्रुपिंग में है तो NC का वैल्यू, N का वैल्यू कितना है 10 है और सबका कैपेसिटेंस कितना है 2 है, यानी कि कितना आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड आंसर। ये शॉर्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में हमारा पास आंसर आएगा। अब क्वेश्चन ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन आ जाए तो अब हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। अब क्वेश्चन हम लोग लिखते क्या है कि व्हेन n आइडेंटिकल, इसको डिलीट करते हैं, इसी क्वेश्चन में और चेंज करते हैं कि व्हेन 10 आइडेंटिकल कैपेसिटेंस आर कनेक्ट इन पैरेलल ग्रुपिंग। n के जगह पर, 10 के जगह पर मान लो सपोज दैट कि हमने अभी फिर कितना रखा, n कैपेसिटेंस आर कनेक्ट इन पैरेलल ग्रुपिंग एंड parallel grouping and series grouping, then calculate the ratio of
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि 10 n आइडेंटिकल कैपेसिटर है, सबको कनेक्ट किया किसमें, पैरेलल ग्रुपिंग में, सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में कनेक्ट किया। तो पूछा है कि कैलकुलेट कीजिए उसके रेशियो को, उसके किस चीज को कैलकुलेट करना है, रेशियो को, कि उसके रेशियो का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हम लोगों ने सीरीज के लिए वैल्यू पढ़ा है, किसके लिए, सीरीज के लिए, फोर सीरीज के लिए हम लोग सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना पढ़े हैं भाई, C बाई एम, कितना पढ़े हैं, C बाई एम। फोर पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना पढ़े हैं, ये सीरीज है तो S, पैरेलल है तो क्या चाहिए, B। इसका वैल्यू हमने कितना के बराबर पढ़ा है, NC के बराबर। अब इसका हमें रेशियो निकालना है, पहले पैरेलल में बाद में सीरीज में, तो पहले पैरेलल वाला ऊपर और सीरीज वाला नीचे। अगर सीरीज पहले होता पैरेलल बाद में तो वो कहाँ जाता, रिवर्स कर लेंगे थोड़ा सा। तो इसका अगर कॉम्बिनेशन रेशियो निकालना है तो रेशियो बराबर हमारे पास हो जाएगा, रेशियो का फार्मूला होगा पैरेलल डिवाइडेड बाय क्या थे, सीरीज, पैरेलल डिवाइडेड बाय सीरीज। तो पैरेलल का वैल्यू कितना था, NC, और इसका वैल्यू कितना है, C बाई N। N से N क्या, C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉपी कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और इसका जो आंसर आ जाएगा n ऊपर चल जाएगा तो n इंटू n, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर आंसर। यानी कि अगर रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो आ जाएगा n स्क्वायर रेशियो 1, n स्क्वायर रेशियो 1। या तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कितना, n स्क्वायर, डायरेक्ट कितना कह सकते हैं, n स्क्वायर कह सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें बोर्ड मॉडल के क्वेश्चन में, नेट के क्वेश्चन में, जेई के क्वेश्चन में इस पर एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो उस एप्लीकेशन के भी बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल हमने बना लिया है, और कुछ और कैपेसिटेंस का जितना भी सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन होगा आप बनाइएगा, नहीं बनेगा आप कमेंट सेक्शन में आप हमें इसका आंसर जरूर देंगे। और प्लीज वीडियो पूरा देखेंगे, जिससे कि हमें आपको परेशानी ना हो ज्यादा। इससे कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई किया है, बस सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है। तो इसको आप जरूर बनाएंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे कि आपको परेशानी कम हो। अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। ये बात क्लियर है कि अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, कोई काम अधूरा रखेंगे तो अधूरा रिजल्ट आएगा। अगर पूरा रिजल्ट लाना है तो पूरा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक जनरेटर का नाम है वान डे ग्राफ जनरेटर। क्या नाम है, वान डे ग्राफ जनरेटर। तो वान डे ग्राफ जनरेटर क्या है, इसका हम आज फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहले फिगर ध्यान से देखिएगा, फिगर अगर समझ में आएगा तो फिगर के साथ अगर समझ में आ जाता है तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारे पास फिगर है, कुछ पार्ट्स बना रहे हैं वान डे ग्राफ जनरेटर का। ये वान डे ग्राफ जनरेटर का ऊपर हेड का पार्ट है, और ये जो नीचे बना रहे हैं डाउनवर्ड पार्ट हमने बनाने वाले हैं। तो इस हेड और डाउनवर्ड पार्ट के साथ आपको देखेंगे कुछ सेम आइडेंटिकल टर्म्स आएंगे, और उस टर्म्स को हम लोगों को क्लियर करना है। इसमें ज्यादा कुछ भी रॉकेट साइंस अप्लाई हम नहीं करने वाले हैं, रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें, साइंस से इसमें ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। ये है हमारे पास वान डे ग्राफ जनरेटर का कुछ फिगर। वान डे ग्राफ जनरेटर का क्या है, फिगर है। जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर को फिर थोड़ा सा हम ऊपर लेते हैं क्योंकि परेशानी हो जाएगी फिर। ये वान डे ग्राफ जनरेटर का हमारे पास फिगर ड्रॉ करने वाले हैं। इस फिगर में बहुत सारी बात जो है इसमें फिगर से ही आ जाएगी, फिगर से ज्यादा दूर हम नहीं जाने वाले हैं। जो फिगर कहेगा वो काम करेंगे, फिगर अगर वो काम नहीं करता है वो हम नहीं काम करेंगे। जितना भी टर्म्स हम लिखवाएंगे इसमें फिगर से ही लिखवाएंगे, फिगर के अलावे हम इसमें कोई भी टर्म्स आपको लिखवाने वाले नहीं हैं। तो फिगर जो है यहाँ पर
ये हमारे पास इसमें दो पुल्ली लगा होता है, एक पुल्ली यहाँ पर लगा हुआ है, एक पुल्ली यहाँ पर लगा हुआ है, और इस पुल्ली के ऊपर हमारे पास लगा होता है इंसुलेटिंग बेल्ट। क्या लगा होता है? इंसुलेटिंग बेल्ट लगा होता है। और इस पर जो स्टोर होता है वो हम लोग का कौन सा चार्ज स्टोर होता है भाई? प्लस चार्ज। ये 6 to 4 लाख 4 to 6 लाख का कैपेसिटी, क्या बोलते हैं उसको, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। 6 to 8 लाख चार्ज को क्या करने का काम करता है? वोल्टेज को स्टोर करने का काम करता है। ये कॉम E1 और ये कॉम कितना? E2। इसका भी वर्क हम लोग बतलाएंगे आपको। ये हमारे पास पुल्ली P1 और ये हमारे पास पुल्ली कितना? P2। यहाँ से जो गैप छोड़ा हुआ है, यहाँ से हम लोग फ्लो करते हैं चार्ज। यहाँ से हम लोग क्या फ्लो करते हैं? चार्ज, प्लस और माइनस। और इसमें जो एक पुल्ली लगा है, इस पुल्ली को हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पुल्ली को अर्थिंग कर देते हैं। और पुल्ली अर्थिंग करने के बाद जो बात है, इसके नीचे में कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब ये जो बात है हमारे पास, अब इसको हम थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं जनरेटर को। इसका नाम है वान डे ग्राफ जनरेटर। इसको बनाया भी था तो वान डे नाम का साइंटिस्ट ने। कौन बनाए थे? वान डे नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाने का प्रयास किया था, और बहुत हैवी जनरेटर का ये वर्क करता है। अब इसमें होता क्या है, ये चार्ज ऊपर की तरफ जाता है। जैसा कंस्ट्रक्शन, ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है? नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद कहाँ चला जाता है? अर्थिंग में। कहाँ चला जाता है? अर्थिंग में। ये मेटालिक रॉड है, सरफेस है। ये मेटालिक सरफेस है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड। और ये हमारे पास P1 और P2 दो हमारे पास पुल्ली हैं। ये हमारे पास इंसुलेटिंग बेल्ट है। इंसुलेटिंग बेल्ट है। और इसमें हमारे पास दो कॉम भी लगाए हैं। ये कॉम है E1 और E2 कॉम है। E1 और E2 हमारे पास दो क्या है? कॉम है। फिगर जो दिख रहा है ये इसका कंस्ट्रक्शन है। वान डे ग्राफ जनरेटर का अगर प्रिंसिपल की अगर बात करें तो वान डे ग्राफ जनरेटर स्टोर द हैवी चार्ज। One day graph generator store the heavy lot of amount of charge, lot amount of charge। ये बहुत हाई वोल्टेज चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन अगर बना लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन आपको बुक में देखेंगे तो बहुत टफ दिखेगा, बट यहाँ पे हमने कुछ इजी बनाने का काम किया है। इस फिगर के साथ आप देखिएगा, इस फिगर में बउआ कुछ नहीं है। अगर समझ गए लो तो कुछ नहीं के बाद, अगर ना समझ में आए तो बहुत कुछ बा। अब देखें तो ये P1 और क्या चाहिए? P2 पुल्ली। P1 और P2 पुल्ली, दो पुल्ली है, P1 और क्या चाहिए? P2। ये मेटालिक स्फीयर है और ये इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर क्या किया हुआ है? खड़ा किया हुआ है। और P1 पुल्ली को हमने क्या कर दिया है? अर्थिंग, जिससे नेगेटिव चार्ज को हम लोग बाहर आउटवर्ड निकाल सकते हैं, जो रेस्ट चार्ज है उसको। अब इसमें हम लोग करते क्या है कि अब कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि इन वान डे ग्राफ जनरेटर upper part are the spherical surface, upper part are the metallic sphere, to metallic sphere stand on the insulating stand। खड़ा किस पर है? इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़ा है। ध्यान से देखिएगा, ये किस पर खड़ा किया हुआ है? ये स्फीयर को इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा किया हुआ है। ये मेटालिक स्फीयर, ये spherical metallic sphere kept on insulating stand, kept on insulating stand। two pulley P1 and P2, two pulley P1 and P2, two pulley P1 and P2। ये insulating belt kept on pulley, insulating belt kept on pulley। ये two com E1 and E2 are connect through P1 pulley and P2 pulley, P1 पुल्ली एंड P2 पुल्ली। ये होल ऑफ स्फीयर, एक पार्ट छोटा सा छिद्र छोड़ दिया गया है जिससे हम लोग क्या फ्लो करते हैं? चार्ज को फ्लो करते हैं। तो ये है हमारे पास वान डे ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। इसको फिर से सुन लीजिएगा, आप खुद से लिखिएगा, जो फिगर में है वो कॉपी में लिखिएगा। ये मेटालिक रॉड, एक मेटालिक स्फीयर, ये मेटालिक स्फीयर केप्ट ऑन इंसुलेटिंग स्ट्रैंड आर कनेक्ट
इंसुलेटिंग स्ट्रैंड। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्लियर होता है। टू पुल्ली आर कनेक्ट इन वन डायग्राफ जनरेटर, टू पुल्ली आर कनेक्ट इन वन डायग्राफ जनरेटर P1 एंड P2, टू पुल्ली आर कनेक्ट इन वन डायग्राफ जनरेटर P1 एंड P2 and two com E1 and A2, two com E1 and A2 and one insulating belt, one insulating belt kept on the pulley, kept on the pulley। तो ये और एक होल, ये होल, एक होल छोड़ दिया गया, ध्यान से देखेंगे। ये होल आर फ्लो द चार्ज, ये होल फ्लो द चार्ज और इसी चार्ज को होल्ड करने स्टोर करने का काम करता है वन डायग्राफ जनरेटर। अब इसका वर्किंग कैसे करेंगे भाई? कंस्ट्रक्शन तो हमने बतला दिया कि एक ऊपर में स्पेयर है जिसको खड़ा किया है इंसुलेटिंग स्टैंड पर, जिसमें दो पुल्ली है P1 और P2 और दो कंघी है E1 और A2। उसमें एक बेल्ट लगा हुआ है और उसमें एक छोटा सा छिद्र छोड़ दिया गया है जिससे क्या प्रवाहित हो रहा है भाई? चार्ज। जिससे क्या प्रवाहित हो रहा है? चार्ज प्रवाहित हो रहा है और चार्ज देंगे और ये कॉम E1 लेगा और E1 बेल्ट के सहारे कहाँ लेकर के जाएगा भाई? ऊपर। ये बेल्ट का काम क्या है? एक पार्ट ऊपर जाएगा तो एक पार्ट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। सिंपल सा कहानी है। ये हाथ ऊपर ऐसे, ये हमारे पास आने जाने का काम करेगा। तो ये है हमारे पास कंस्ट्रक्शन का काम था। अब हम लोग इसका वर्किंग का एक्सप्लेन करते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो वर्क करने के लिए एक सिंपल सा हम थोड़ा सा टॉपिक बतला रहे हैं, उसको ध्यान से सीखिएगा। 4 लाइन का वर्किंग है, 4 लाइन में सारा कहानी इसका खत्म है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि वी फ्लो द चार्ज, वे फ्लो द चार्ज थ्रू द होल बॉडी, वे फ्लो द चार्ज थ्रू द whole of the Van de Graaff generator, we flow the charge through the whole of the Van de Graaff generator and these charge are collected through E1 com, these charge are collected from E1 com। यानी कि इसमें हमने चार्ज को दिया और ये चार्ज को कौन लिया भाई? E1 कंघी लिया। कौन लिया? E1 कंघी। and these charge are goes to upward, these charge are goes to upward and E2 com। अब काम इसका E1 का खत्म हुआ। अब E2 com क्या करेगा? इस चार्ज को अपने में गैदर करेगा, इस चार्ज को अपने में क्या करेगा? गैदर करेगा। जब इस चार्ज को अपने में गैदर करेगा तो E2 com ट्रांसफर द चार्ज, E2 com ट्रांसफर द चार्ज ऑन मेटालिक स्फीयर, ऑन मेटालिक स्फीयर and rest of charge come out through the downward, rest of charge come out through the downward and negative charge goes in earth, goes in earth through the earthing। यही थोड़ा सा पॉइंट है जो आपको लिखना है। इसी को फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि we flow the charge। वर्किंग में क्या करना है कि हम लोग बाहर से चार्ज को फ्लो करते हैं। बाहर से किसको फ्लो करते हैं भाई? चार्ज को। और उस चार्ज को कौन कलेक्ट करता है? P1 पुल्ली के पास कौन? E1 कंघी, E1 कंघी कॉम। यानी कि इसमें जो चार्ज आएगा, चार्ज जो देंगे वो E1 कॉम अपने में कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके किसको देगा भाई? बेल्ट को। और बेल्ट कहाँ लेकर के जाएगा? ऊपर। कहाँ ले जाएगा? ऊपर। और इस बेल्ट के थ्रू E2 कॉम जो कनेक्ट था वो E2 कॉम चार्ज को अपने में क्या करेगा? स्टोर करेगा। अपने में क्या करेगा? स्टोर करेगा। और स्टोर करने के बाद किसको ट्रांसफर करेगा भाई? मेटालिक स्फीयर को ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा? मेटालिक स्फीयर को। और जो चार्ज बच जाएगा E2 से वो कहाँ आएगा? नीचे। और कुछ जो चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा? अर्थिंग में, थ्रू द अर्थिंग किया हुआ है। किस में चला जाएगा? अर्थिंग में। यही कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वर्किंग का कहानी था। तो एक बार फिर से इसको वर्किंग में समझेंगे। वी फ्लो द चार्ज थ्रू द होल ऑफ द वन डे ग्राफ जनरेटर, वे फ्लो द चार्ज विथ हाई स्पीड। एक और पॉइंट कनेक्ट करना भूल गए थे, विथ द हाई स्पीड, विथ द वेरी वेरी हाई स्पीड, वी फ्लो द चार्ज विथ द वेरी वेरी हाई स्पीड थ्रू द होल, then the charge are collected through E1 com, we flow the charge through the very high speed through the hole, we flow the charge high speed through the hole and its charge are collected through E1 com and E1 com transfer to the belt and belt transfer to the E2 com or E2 com are transfer on the metallic sphere।
metallic sphere and rest of charge are come out downward. Rest of charge come out the downward and rest of charge goes in earth. Rest of charge goes in earth and this process are continuous flow. दिस प्रोसेस आर कंटिन्यूअस, यानी कि ऐसे ही आएगा, चार्ज आया E1 के पास, E1 दिया पुल्ली के बेल्ट को, E1 चार्ज आया, E1 लिया, E1 पुल्ली बेल्ट को दिया, बेल्ट दिया किसको, E2 को, E2 दिया किसको, मेटालिक स्फीयर को, बच गया जो कहाँ आया, नीचे, और नीचे के थ्रू कहाँ गया भाई, अर्थिंग में, और अर्थिंग वाला काम जो हो जाता है, और ये जो काम जो है पूरा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और इस पर कितना चार्ज स्टोर होगा, वेरी हाई वोल्टेज चार्ज स्टोर। कैसा चार्ज स्टोर होगा, वेरी हाई वोल्टेज चार्ज स्टोर होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल तीनों को एक बार फिर से सुनिए कि प्रिंसिपल क्या था कि वन डे ग्राफ जनरेटर स्टोर द वेरी हाई वोल्टेज चार्ज, वन डे ग्राफ जनरेटर स्टोर द वेरी हाई वोल्टेज चार्ज, एंड इस कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेगा कि कंस्ट्रक्शन में ए मेटालिक स्फीयर केप्ट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, टू पुली आर कनेक्टेड वन डे ग्राफ जनरेटर P1 and P2 and two com E1 and E2 connect at a P1 and P2. ये insulating belt kept on the pulley, insulating belt kept on the pulley and P1 pulley are kept earthing, P1 pulley are keeps the earthing। ये कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। अब हम लोग वर्किंग का काम क्या करेंगे, वे फ्लो द हायर स्पीड ऑफ चार्ज, वे फ्लो द हायर स्पीड ऑफ चार्ज, दिस चार्ज आर कलेक्टेड थ्रू द E1 कॉम ट्रांसफर टू द इंसुलेटिंग बेल्ट, वी फ्लो द हायर स्पीड चार्ज आर कलेक्टेड थ्रू द E1 कॉम and this transfer to insulating belt transfer to the E2 and E2 transfer to the metallic sphere, rest of charge come out the downward in earthing. This process are continuous flow and then high voltage charge are stored on the metallic body, stored in metallic body। इस जनरेटर को कौन बनाया भाई, वन डी ग्राफ ने ही बनाया था। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो खराब लगती है तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक करें, और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।